नमस्कार। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत को समर्पित एक सीरीज। आज का अंक विशेष अंक है क्योंकि यह शतक लगाने जा रहा है। इस विशेष अवसर पर हमने दो विशेष अतिथियों को स्टूडियोज में दावत दी है जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। सुप्रसिद्ध डोगरी लेखक, नाटककार, कवि, कलाकार, साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित पुरस्कार से पुरस्कृत पद्मश्री मोहन सिंह सलाथिया और प्रसिद्ध फोक आर्टिस्ट और डोगरी लेखक खजूर सिंह। सर, आप दोनों का एक्सेट्रा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद, आपने हमें याद किया। सर, भाषा के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि हमने भाषा के लिए यह किया वो किया। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या भाषा के लिए हम कुछ करते हैं या भाषा हमारे लिए कुछ करती है? देखिए, ये सोचने की बात है क्योंकि आज का दौर जो है वो सेल्फ प्रोजेक्शन का दौर है। ऐसे माना जा रहा है कि जब तक आप अपना बायोडाटा गले में लटका के ना घूमें, शायद आपको कोई पहचाने ना। ये इस वहम में बहुत से लोग उस वहम में हैं। असल में देखा जाए तो भाषा जो है हमारी माँ है, और माँ को हम क्या दे सकते हैं? माँ का कर्जा कभी चुकता है पूरे जीवन में? कई जन्म ले लो, आप माँ का कर्जा नहीं उतार सकते। भाषा माँ की भी माँ है, भाषा ही हमारे लिए करती है। हम भाषा के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि उस भाषा, जो हमारी भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, वो उसके साथ साथ उसकी उंगली पकड़ के हम चलें और हमारी पहचान ये हो कि हाँ, ये फलां भाषा का आदमी है। तो फिर बात बनती है भाषा के लिए। ये सब खोखली एक नारेबाजी है जो सिर्फ मंच जो मिला उस पे बोल दिया। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे बोल दिया, अखबारों में बोल दिया। हाँ, करना अगर हो, जो लोग करते हैं, जो लोग माँ की सेवा करते हैं, वो बाहर मोहल्ले में ये ढंडोरा नहीं पीटते कि देखो मैंने अपनी माँ के लिए ये फलां चीज़ लाई है, ये मैंने अपनी माँ के लिए ये दवाई लाई है, ये मैंने माँ के लिए नया वो बिस्तरा लाया है। वो मोहल्ले में थोड़ा या छत पे चढ़ के थोड़ा ना वो लोगों को कहते हैं कि हमने अपनी माँ के लिए ऐसा किया। तो जो कहते हैं असल में वो करते नहीं है। सर, एक सवाल मेरे मन में कई बार उभरता है, कुछ कंट्रोवर्शियल सा भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता रहा है कि फलाने राइटर्स, मैं यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कहा जाता है कि फलाने राइटर, वरिष्ठ राइटर जो हमारे रहे हैं, अगर वह हिंदी में नहीं लिखते, उर्दू में नहीं लिखते और डोगरी में जो लिख रहे थे अगर नहीं लिखते तो उस मुकाम तक नहीं पहुँच सकते थे। कहा जाता है कि डोगरी भाषा को वो हीन भावना से समझा जाता था पहले, लेकिन उसी तर्ज पर अगर ये कहा जाता है कि जो डोगरी में नहीं लिखा करते थे, हिंदी में लिखा करते थे, उर्दू में लिखा करते थे, अगर उन्होंने मातृभाषा में लिखना शुरू किया तो बहुत सा एहसान किया। देखिए, ऐसा है कि लिखना किस भाषा में आप लिखते हैं ये तय आपने करना है, लेकिन मातृभाषा तो मातृभाषा रहेगी। आप ये मिसालें, बहुत मिसालें हैं, जैसे फैज़ अहमद फैज़, वो उनको अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, मातृभाषा उनकी पंजाबी थी और लिखते उर्दू में थे। ठीक, उर्दू के जो बहुत बड़े शायर हुए फ़िराक गोरखपुरी, अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, उर्दू में लिखते थे। बच्चन अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, हिंदी में लिखते थे। ये लिखना और अपना प्रोफेशन होना, ये दो बातें हैं, और मातृभाषा होना ये अलग बात है। मातृभाषा आपकी वही रहेगी जो है। अगर आप उसके अतिरिक्त दूसरी किसी भाषा में लिखते हैं तो लिखिए भाई, अगर आप मुकाम बना सकते हैं बनाइए, कौन रोकता है आपको। लेकिन किसी भाषा पे एहसान करने की बात नहीं है कि हम अगर हिंदी में लिख रहे होते तो वो मुकाम होता तो वही कर लेना था, कौन रोकता है आपको। आप हिंदी में अगर लिख रहे थे या आप उर्दू में लिख रहे हैं या लिख रहे थे, तो आपको अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुकाम मिल रहा था तो हम भी खुश हैं कि हमारा डोगरा आदमी एक उर्दू में लिख रहा है या हिंदी में लिख रहा है और राष्ट्रीय स्तर पे वो जाना जाता है।
और अगर आपने बीच में डोगरी में भी लिखना शुरू किया तो माँ है, मातृभाषा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने लिखना शुरू किया, अच्छी बात है, स्वागत है आपका, लेकिन एहसान नहीं है। मातृभाषा ने वो दिया भी उनको। हाँ, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। वो देगी ही, वो देगी ही, और दिल खोल के देगी। अपने माँ अपने बच्चों को देगी ही, दिल खोल के देगी। तो कहा जा सकता है कि वो अगर व्यक्त करना चाहते थे अपने मनोभाव, तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी मातृभाषा में ही ज्यादा बेहतर। देखिए मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ, और ये सब लोग जानते हैं इस बात को, कि बलराज साहनी शांति निकेतन में पढ़ाया करते थे। शुरू में शांति निकेतन में वो टीचर थे, उनकी वाइफ भी। तो उन्होंने लिखना शुरू किया उन्हीं दिनों। गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी अपनी मातृभाषा क्या है, उसमें लिखो, उसमें लिखो तुम, जिसमें पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हो। जैसे मैं बंगाली में लिखता हूँ, उन्होंने दूसरी किसी भाषा में नहीं लिखा ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और नोबेल प्राइज मिला है। और जो काम रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य के लिए किया है, जितना किया है, आज तक दूसरा कोई नहीं कर पाया। संगीत में भी, पेंटिंग में भी पूरी लाइफ समर्पित कर दी उसने, पूरी की पूरी। उसने कहा कि भाई क्या कर रहे हो तुम जिसमें पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हो अपने भाव, उसमें लिखो, और वो तुम्हारी मातृभाषा है, और कोई दूसरी भाषा हो ही नहीं सकती। और आज उसके बाद आप देखिए बलराज साहनी का सारा लिटरेचर पंजाबी में। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट जो है, उसने एकदम चलते चलते ही अवार्ड्स बंद कर दिए थे, तो उससे हिंदी क्षेत्र में जो साहित्यकार थे, जो साहित्य सृजन करते थे, उनको गहरा आघात पहुंचा। क्योंकि कुछ की तो बुक वहाँ पे पब्लिश्ड बुक्स वहाँ पे समर्पित थी, पुरस्कार के लिए गई भी थी, शॉर्ट लिस्टेड भी थी। तो एक झटका सा लगा तो उससे कि हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में अब सृजन उस तरह से नहीं होता, और पुस्तकें भी वैसी प्रकाशित नहीं होती। कल को अगर खुदा ना खास्ता साहित्य अकादमी पुरस्कार देना बंद कर दे तो उसका डोगरी साहित्य पे क्या असर पड़ेगा? देखिए ये बात सच है, मगर जो साहित्यकार है, जो लेखक है, जो कलाकार है, कुछ ही वाड़ के लिए तो नहीं करता। वो अपने सुकून के लिए करता है, या अपनी मातृभाषा, या अपने कल्चर, जो उसका संस्कृति है, उसको प्यार करता है, तो उसके अंदर वो चीज़ होती है, तो उसको वो व्यक्त भी करता है और उसको परफॉर्म भी करता है। परंतु जहाँ आ जाती है बात की वार्ड की, तो वो उसको और भी ज़्यादा प्रेरित करता है। जब उसको मान सम्मान मिलता है, कोई वार्ड मिलता है तो लोगों में चर्चाएं होती हैं, और वो संस्कृति, या जिस संस्कृति को वो परफॉर्म कर रहा है, या जिस भाषा को परफॉर्म कर रहा है, उसमें उसको और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। उसकी जो आकर्षण है उसकी तरफ वो बढ़ता जाता है और ज़्यादा काम करता है। हो सकता है ऐसे वो कभी कभार कोई कविता लिखता हो, या कभी कभार कोई गीत गाता होगा, या लिखता होगा, या परफॉर्म करता होगा, मगर जब उसके सामने एक मतलब लक्ष्य आ जाता है, तो फिर वो उसकी परफॉर्मेंस में भी कुछ जो गुण होते हैं ना, सही में वो निखर के आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, जब मेरी सोच है, मेरी अपनी सोच है, कि अवार्ड जो है वो आने वाली जनरेशन को भी मिलते रहने चाहिए, और वो एक उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत जरूर बना रहता है। आप फोक आर्टिस्ट हैं, तो क्या वैसे ही मंच उपलब्ध हो पाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी डिमांड रहती है? देखिए ये भी बात, एक कलाकार के लिए मंच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कलाकार है, मंच नहीं है, तो कला व्यर्थ है। कला को कहाँ वो बर्दाश्त करेगा, कौन देखेगा उसको? मंच का होना बड़ा ज़रूरी है। तो जितना हम चाहते हैं उतना तो नहीं, मगर फिर भी हम अपने प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ। जरूरी नहीं है कि हम सरकार ही हमें बुकिंग दे तो हम डांस करेंगे। हमारे जो शादियां, मैरिज होते हैं, जो फंक्शन छोटे छोटे गांव में होते हैं, या दूर पार जहां भी होते हैं, तो हम वहां पर परफॉर्म करते हैं। लोगों का हमारे प्रति, कला के प्रति प्यार होना, और कलाकार का
अच्छा परफॉर्म करना, ये दोनों मिलकर जो है ना एक कलाकार को प्रोत्साहित करते हैं और कला से निखर कर सामने आती है और मंच जो है वो फिर मिलना भी शुरू होते हैं। अगर कलाकार में वो कला ही नहीं है, इतनी भरपूर के लोगों को पसंद ही नहीं आ रही है, तो वो फिर मंच का क्या फायदा है? फिर मंच भी सिर्फ मंच ही रह जाता है फिर। लेकिन जब भी मंच की बात आती है तो उसके साथ बजट जुड़ा होता है। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आजकल, जैसे रेडियो हो गया, आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन, जम्मू की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो बंद होने के कगार पे, या कहीं कि बंद हो चुका है, या डीडी कशीर हुआ करता था, जे.एंड.के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस है, साहित्य अकेडमी है। तो बजट की काफ़ी यहाँ पे कटेलमेंट देखी जा रही है, जिससे कि साहित्य के कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं और कला जगत के बाकी जितने भी कार्यक्रम हैं उन पे भी काफ़ी गहरा झटका लग रहा है। देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा आपको कि हमारे जो ढांचा है, हमारे पूरा देश का ढांचा है, वो भिन्न भिन्न भाषाओं और संस्कृतियों पे टिका हुआ है और यही इसकी खूबसूरती है। इसको एक सूत्र में जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ, हालांकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोकल जिन्हें हम राज्य अकादमीज कहते हैं, वो तो हैं, हर जगह हैं, हमारे जम्मू में भी है, जम्मू कश्मीर में मतलब है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से एक ऑटोनमस बॉडी जो है साहित्य अकादमी वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन है, इकलौती ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश की जो भाषा और साहित्य के माध्यम से, भाषा और साहित्य के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है। जो पूरी एक इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है। 24 भाषाओं को वो साहित्य अकादमी के 4 अवार्ड देती है सालाना। उसके अलावा जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको भी, जिनको अभी लैंग्वेज का दर्जा मिलना बाकी है, उनकी भी वो देख रेख करती है। उसके अलावा उनकी पब्लिकेशंस, उनके प्रोग्राम्स, उनका सारा कुछ पूरे देश में लगातार हो रहा है और वो साहित्य और भाषा को जोड़ने का काम करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साहित्य को, संस्कृति को, साहित्यकार को अगर कम करके देखा जाएगा तो जो देश है, देश का नक्शा भी वो दूसरी तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि उन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है। देखिए मैं इस तरह की इसलिए बात कर रहा हूँ कि साहित्यकार समय का वो पूरा का पूरा कार्य जिसे कहते हैं, आलोचक होता है, वो समय देखता है। साहित्यकार भांड नहीं होता, वो कसीदाकार नहीं होता। कसीदे भी लिखते हैं कुछ लोग, वो भी एक अलग विधा है, ठीक है, वो भी लिखना चाहिए, ओके। भांड, लेकिन वो दरबारी भांड नहीं होता है। वो कबीर किसी दरबारी का भी नहीं था। कबीर को आज तक हम याद करते हैं और उनको श्रद्धा से देखते हैं। तुलसी ना होते, तुलसी को अगर उस समय की परिस्थितियों ने रामचरितमानस लिखने ही ना दिया होता तो आज क्या पोजीशन होती, जरा सोचिए। वाल्मीकि ने रामायण लिखी ही नहीं होती, उस समय की परिस्थितियां ऐसी होती कि उनको लिखने ही ना दिया जाता तो आज हमारी क्या पोजीशन होती। मुनि व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी, आज हम देखते हैं ये साहित्यकार थे, बेसिकली ये साहित्यकार थे, ये भांड नहीं थे। ये सरकारी या गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के माउथपीस नहीं थे, ये फकीर थे, ये सही मानों में साहित्यकार थे। और साहित्यकार की जिस युग में अनदेखी हुई है उसको कम करके, हल्का करके देखा गया है, ऐसी बातें होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि साहित्य अकादमी जैसा जो काम कर रही है पूरे देश में, और एक और बात, इन दिनों जो हो रहा है, क्योंकि हम ग्रामालो करते हैं, दूर दराज के बसंतगढ़ में जाके करते हैं, किसी और हर जगह हो रहा है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि साहित्य अकादमी के लोगों के साथ एक और लोगो लगा होता है, वो होता है संस्कृति मंत्रालय का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृति मंत्रालय का काम भी साहित्य अकादमी कर रही है अपने, ठीक है। और ऐसी सूरत में तो बजट की कमी होनी ही नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं कि ऐसी सूरत में बजट की कमी क्यों हो।
होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन बजट की कमी अगर है तो चिंता का विषय है, और चिंता का विषय है क्योंकि बजट की कमी है। और ये चिंता का विषय जो है, ये हमारे जो देश के कर्णधार हैं, जो बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो इस को सोच रहे हैं, देखना, उनको ये देखना चाहिए कि साहित्य आने वाले समय का आईनादार होता है, उस समय का भी आईनादार होता है। और साहित्य को हल्का करके, अगर साहित्यकार को हल्का करके लेंगे तो नक्शा बिगड़ने के आसार जो हैं वो सामने दिखाई देते हैं। दरबारी साहित्य और दूसरे साहित्य में जो फ़र्क है वो रहना चाहिए, और उसे पूरी तरह से मैं तो समझता हूँ कि पूरी तरह से उसे छूट देनी चाहिए कि हाँ, जो करना है करिए, उसके अभिव्यक्ति पे रोक करिए, नहीं होनी चाहिए। और जो वो करेगा वो देश के निर्माण के लिए करेगा, देश के हित में करेगा। कोई साहित्यकार देश के विरोध में बात नहीं करता है। मैं ये आपको लिख के देता हूँ, किसी भी कोने में बैठा हो वो अपने देश के, अपने लोगों के, अपनी संस्कृति के, अपनी भाषा के विरोध में कोई बात नहीं करता है। दायित्व से जुड़े रहते हैं, वो दायित्व से जुड़े रहते हैं। और उसको अगर आप हल्के से लेंगे और उसे देखिए, मैं एक और बात बताऊं, साहित्य अकादमी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मैं साहित्य अकादमी से जुड़ा हूं इसलिए मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में ज़्यादा सर एक बार फूल प्रूफ कर दूं कि सर साहित्य अकादमी में कन्वीनर हैं डोगरी एडवाइजरी बोर्ड के साहित्य अकादमी में, और इसलिए इनकी साहित्य पे बहुत पैनी नज़र रहती है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं साहित्य अकादमी की कोई वकालत कर रहा हूँ। वकालत नहीं, मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसका एक हिस्सा हूँ इस समय। मैं बता दूँ कि उनके फुल प्रूफ सिस्टम हैं सारे के सारे, इतने प्रोग्राम हैं। और देखिए कितने लोग, पूरा देश उससे जुड़ा है। तो क्यों जुड़ा है? क्योंकि उसका वकार बड़ा है। अगर उसका वकार नहीं रहेगा तो लोग कैसे जुड़ेंगे? वकार है। लोकल जो राज्य अकादमियाँ हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, उनका कम है। हालांकि होना ये चाहिए कि वो केंद्रीय अकादमी है, उनका बजट भी ज़्यादा होना चाहिए, उनका फीस स्ट्रक्चर भी उनसे ज़्यादा होना चाहिए बनिस्बत बाकी। देखिए 2000 रुपया देते हैं उनकी फ़ीस, जबकि दिल्ली में जो हिंदी अकादमी है वो मुझे लगता है कि कोई 15-20 हज़ार रुपये देते हैं। 2000 और 15-20 हज़ार में क्या फ़र्क? जमीन आसमान का मतलब देखना चाहिए। वो इस कम बजट में भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं पूरी तरह से, तो शाबाशी देनी चाहिए उनको कि हाँ, जो टैग जुड़ा है, ऐसा हो रहा है। जो लोग जुड़े हुए हैं कि वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, उनका पैशन है, इसलिए वो उनके साथ काम कर रहे हैं सारे के सारे। और ये सरकार को भी सोचना चाहिए, मंत्रालय को भी सोचना चाहिए कि कैसा हो रहा है। अनुवाद जो है, अनुवाद आपका सरकारी डिपार्टमेंट है जो अनुवाद करवाते हैं, एक डायरेक्टरेट है ना अनुवाद के लिए, ट्रांसलेशन, उनकी देखिए वो क्या देते हैं अनुवाद का, और साहित्य अकादमी वाले कितना कम देते हैं उस, तब भी हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि एट पार होना चाहिए। आपके पास है सारा का सारा, क्यों नहीं जो साहित्य अकादमी के लिए अनुवाद करेगा उससे उसके बराबर मिले, बराबर मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद लोग काम कर रहे हैं। लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं कि जब भी साहित्य अकादमी की कोई छोटी सी भी काला, छोटे छोटे प्रोग्राम भी है, वो पूरी तरह से बढ़ चढ़ के करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की कदर करते हैं, क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है उसके साथ, क्योंकि वो अच्छा काम, एक वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए उसमें अगर ऐसी बातें हो रही हैं, कोई बजट की कमी आ रही है या दूसरा ऐसा हो रहा है जिससे बजट की कमी क्या आ रही है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। मैं पिछले 3-3, 4-4 महीने से प्रोग्राम किए हुए हैं लोगों को, अभी तक उनका वो मामले क्लियर नहीं हुए। कि क्यों नहीं हुए? कि बजट नहीं है। और इसलिए इस बात को लेके गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। अगर आप 3-4 महीने से अगर साहित्य अकादमी की पेमेंट नहीं आई तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि डीडी कशीर की पेमेंट पिछले 12-12 साल से नहीं आ रही, और लाखों लोगों की पेमेंट वहाँ पे फंसी हुई है। आजकल सर एक और बहुत बड़ी कंपेनिंग चल रही है, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, डुग्गर चैनल। जी बिल्कुल। तो डुग्गर सैटेलाइट चैनल कितना ज़रूरी आप समझते हैं? क्योंकि आपकी बतौर कन्वीनर बहुत पैनी नज़र रहती है साहित्य पे भी, संस्कृति पे मैं भी। समझता हूँ, पूरा जम्मू संभाग जितना भी डुग्गर प्रदेश है उसके कोने कोने में जाकर आप कार्यक्रम भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को एक पल की देरी नहीं करनी चाहिए, इमीडिएटली ये काम करना चाहिए।
भाषा, संस्कृति और विरासत को क्योंकि सहेजने की ये क्यों चैनल जो हैं, देखिए ये सारी की सारी बातें जो हैं, आप एक भाषा को इग्नोर करते हैं, दूसरी को प्रमोट करते हैं, ये तो बात नहीं होनी चाहिए ना। सभी भाषाओं के चैनल हैं। कशीर चैनल है, कश्मीरी के लिए है, बंगाली चैनल है, मराठी चैनल है, फलाना चैनल है, हर चीज जब हैं तो डुग्गर चैनल क्यों नहीं भाई? डोगरी चैनल ये बहुत पहले होना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है? अब तक क्यों नहीं हो रहा है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, हमें लोगों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़े? बात ही नहीं है, ये तो मामूली बात है, एक स्ट्रोक में हो सकता है, एक पेन स्ट्रोक में हो सकता है कि सारा का सारा। और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी भाषा, किसी उसकी संस्कृति, उस खित्ते की संस्कृति की विकास के लिए, उसकी संभाल के लिए, ये सारी की सारी बातें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। डुग्गर चैनल का होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं समझता हूँ, और बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। ये भी गंभीरता का मामला, गंभीरता से इस बारे में भी सोचना चाहिए। सोचना क्या चाहिए? ये देना चाहिए, होना चाहिए। सर, लुप्त होती कलाओं की अगर बात करें तो डुग्गर प्रदेश में जितनी भी लोक कलाएं हैं, जैसे पाक हो गई, गीतड़ू, कारकें, बारां, आप क्या समझते हैं कि उनको सहेजने के लिए कितने सशक्त प्रयास किए जाने चाहिए और सार्थक दिशा क्या है इसकी? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी संस्कृति जो है, सिर्फ इसमें कोई एक चीज़ नहीं है। अगर कलाओं की बात की जाए तो हमारे समाज में है या डोगरा प्रदेश में, बाकी वाले भी होंगे, दूसरी रियासतों में दूसरे जो कल्चर हैं वहाँ भी है, और जहाँ भी है, हमारा एक गीतड़ू को ले लो। गीतड़ू तो हमने अब नाम दिया है इसको, पहले तो इसका था सिर्फ गतार। गतारों की पार्टियाँ हुआ करती थी, जोड़ियाँ जिनको बोलते थे हम डोगरी में। तो इसका भी एक पूरी रात का प्रोग्राम है ये गीतड़ू भी। ये छोटा मोटा नहीं है कि 2-5 मिनट आया और स्टेज पर प्रहार में चला गए, नहीं। इसके पीछे की बहुत बड़ी बैकग्राउंड है इसके पीछे, कि जब कोई फंक्शन होता था घर में, शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता था, लोगों को एक इकट्ठा होने का जब मौका मिलता था तो वहाँ पर उनको बुलाया जाता था, पार्टियों को। और जो पार्टियाँ आती थी तो रास्ते में ही एक स्तुति करती थी वो माता की और शिवजी भगवान की। वो स्तुति जो है वो रास्ते में गाई जाती थी और हाहाकार मच जाता था उस फंक्शन में कि पार्टियाँ आ गई हैं, पार्टियाँ आ गई हैं। और रास्ते में वो बत गाते थे, जिसको हम बत बोलते हैं। और जब वो पार्टियाँ आती थी, आकर फिर उन्होंने आंगन में आकर भी बत गानी, बस लंबी पाक लगाकर, और सारी दुनिया ऐसे इतनी खुश मिजाज वातावरण बन जाता था कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये मैंने देखा है तब से, 3-4 साल का था तब से देखने लगा था। तो परफॉर्म भी करते हैं? हाँ, परफॉर्म करते हैं। फिर वो उनको खाना वाना खा के जब रात को एक घाना लगा देते थे, वो आग जला देते थे, क्योंकि लाइट का सोर्स और को था नहीं, जहाँ गैस होते थे। तो फिर वो बारी बारी पाक, जिसको आप बोलते हैं, क्या बात है, क्या उसमें स्वर मिठास थी और क्या लय ताल था उसमें, क्या बात है। पहाड़ी में जो आवाज़, हाँ, वो ऐसे कान पर हाथ रख, वो क्या उसमें सिस्टम था कि मुकाबले हुआ करते थे। मुकाबले कैसे होते थे कि जब एक गीत गाया उसने पाह का, तो फिर मुझे भी वो गाना पड़ेगा, उसका जवाब देने की स्थाई गानी पड़ेगी, एक आधा अंतरा गाकर, तो फिर मैंने अपना गीत गाना है, फिर उसको वो गाना पड़ेगा, उसका गीत। एक कंपटीशन भी चलता हाँ, है। अगर नहीं गा सके तो वो हार गया। अच्छा। तो इस तरह ये पूरी रात चलता। फिर उसके बाद जो कुछ समय के बाद डांस शुरू हो जाता था, खड़े होकर गीत गाने, सवाल जवाब होते थे, उसको दौड़े बोलते थे, दौड़े बोलने, और उसने भी उसका जवाब देना। फिर आस्ता आस्ता से फिर वो गीत जो थे, वो जो लंबी पाखों में गाए जाते थे, और भी कुछ गीत थे, दूसरी भाषाओं के भी हो सकते थे, उनको फिर वो कलाकार जो था वो चलंत में ले जाता था। अच्छा। जिस तरह आप कुंजू चंचलो ले लो, अच्छा, ये हमारा पहाड़ी, हाँ, जिस आप कुंजू चंचलो गाओ, उसका गाने का तरीका, राती बरती मत आंदा कुंजुआ, आंदा कुंजुआ, रोइया पानी बथेरा, मेरी ये जिंदे रोइया पानी बथेरा। फिर इसको जब उसने डांस करना है,
राती ते बराती मत आंदा कुंजुआ और या पानी बथेरा हो, इस तरह का वो चलान, तो जो पार्टी वो गाती थी और उसको डांस करना शुरू कर देता था। तो देखिए इसमें इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत है, जैसे आप गा हाँ, रहे हो, अपने आप पाँव थिरकते हैं, रोकते खड़े हो। हाँ, पा के लिए नहीं है, मगर जब वो पार्टी गाती है ना तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट आजकल के ये नहीं होते थे, सिर्फ ढोलकी और चिमटा होता था, जो मैंने देखा है, और वो घुंघरू पाँव में पहने होते थे, और फिर उस वक्त में ताल के साथ ऐसे ही चलता था कि मजा आ जाता था। तो पूरी रात कंपटीशन होता था। और उस जमाने में मैंने देखा है, ये 50 साल पहले की बात ले लो, 50-55 साल पहले का भी मुझे पता है सर, कि उसमें क्या होता था कि लोग कोठों पर भी बैठे होते थे। ऐसे चवखा घर होता था, एक तरफ होता है, इसको हम डोगरी में बोलते थे 3 गंड 4 गंड कोठी, तो उसमें कोठे पर बैठे होते थे लोग, औरतों के लिए अलग बनाया हुआ होता था। तो फिर जब वो लोग पैसे देते थे तो उसको बुलाना, गिटार का नाम लेकर इधर आ जा, तो फिर उसने, मैंने देखा कोठे ऊपर से 54 या 58 होती थी, उस बड़ी होती थी, मगर मैंने 1-1 रुपये का नोट ऊपर से ऐसे बारिश होती है इस तरह, हाँ, नीचे गिरते देखे हैं। और फिर वो क्या करता था, मुंह से पकड़ता था उसको, ऊपर से आ रहा था मुंह से पकड़ना, और फिर वो डांस करता था। जब ऐसे डांस करता करता जाता था तो मजा आ जाता था, दुनिया तालियां बजाते, बड़ा मनोरंजन होता था। इस तरीके से ये गीतड़ू की बात नहीं है, इसके सिवा और भी बहुत से थे। जब भांगड़ा भी होता था, हमारा डोगरी भांगड़ा अलग होता था, ये पंजाबी भांगड़ा अलग है, हमारी जो बोलियां थी वो अलग होती थी उस तरीके से, और पहनावा भी अलग होता था। और उस जो गीतड़ू प्रोग्राम था, जो लोग बुजुर्ग आते थे, मैंने देखा है कि पगड़ी सफ़ेद या लहरिया पगड़ी जो होती है वो बांध कर, अलग किस्म की, हाँ, हाथ में एक बड़ा खूबसूरत डंडे होते थे जिनको चांदी के और पित्तल के बंद पड़े हुए होते थे। मतलब वो अपने आप को बड़ी एक शान शौकत से बड़े लहराते हुए आते थे। और फिर जो ज़्यादा पैसे देता था वो बड़ा बड़ा बस उसको उसका मान सम्मान ज़्यादा होता था कि इस तरीके से। जे अच्छा, एक बात और देखने वाली बात ये है कि आज तो जात पात और मजहबों के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। हमारे उधर क्या था कि इसमें हर मजहब की पार्टियां थी और मिक्स होकर गाते थे, वो पता नहीं चलता था वो तो तब। हमारे उधर क्या था, एक बड़ी बुजुर्ग मैंने देखा नहीं है, सुना है, जंती कुमेरी, कुमेरी मुसलमान थी, उसकी बहन थी एक, वो भी गाती थी, और वो भी गाती, बड़े मशहूर कंपटीशन होते उस जमाने में। शफी होता था, शेर सिंह होता था, राणो, जिसकी मैं जात अब नहीं बताना, राणो, निम्बड़ो, सत्या, ये मशहूर रही हैं, मगर राणो इनमें से सबसे मशहूर जो थी वो नृत्यिका थी और गायिका थी, बड़ी ज़बरदस्त। आज भी है, आज मिली नहीं है, पर आज भी जिंदा है अभी तक वो, हाँ, निम्बड़ो शायद मर गया। तो ये लोग जो थे ना, ये इन मिक्स पार्टियाँ होती थी, हर जाति के लोग आना, और इनका पूरी रात का, और ये सुबह होती थी, जब वो प्रोग्राम उनके घर में ख़त्म होता था, वहाँ से वो वगैरह अपना हिसाब किताब लेकर फिर घर घर में, जिस मोहल्ले में जाना, घर घर में जाकर डांस करते हुए जाते थे। 1-2 गीत इसके घर में गाए, 2 तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो इसके सिवा इसमें आपने क्वेश्चन पूछा था, प्रश्न किया था कि इसमें देखिए, हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है उसके आने से हमारे जो जनरेशन है ना, आने वाली पीढ़ी जो है, ये उसको ज़्यादा पकड़ रही है, और हमने ये काम कर दिया, ये लुप्त होने के कगार पर है। और इसको ही देखकर मैंने 40 साल की उम्र के बाद मैंने डांस करना शुरू किया था, और मैंने परफॉर्म करना शुरू किया था कि ये तो ख़त्म हो गया। उधर मालो राम कर रहा था बेचारा, उसने काफ़ी उसको इस गीतड़ू को प्रोत्साहित किया, को इसी गीतड़ू के कारण उन्हें इस बार पद्मश्री भी मिला। हाँ, मगर उसका पद्मश्री जो मिलना जो है ने, बाकी वाली जनरेशन को, पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। जो दूसरे गाते थे छोड़, उनके दिल में भी है, यार हो सकता है हमें मिल जाए। तो ये मैं एक टीचर होने के नाते, और मालो राम भी के टीचर था, टीचर होने के नाते पाँव में घुंघरू बांध कर हमने परफॉर्म करना शुरू किया था। ये तो मैं सर, डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है। और जैसे सर ने कहा कि परमालू राम जी को तो आप जानते हैं कि उनको इस बार इसी फोक आर्टिस्ट के तौर पर पद्मश्री भी प्राप्त हुआ। क्या आप समझते हैं कि बहुत से एफर्ट्स करने की आवश्यकता है? साहित्य की तो आपने बात की, तो सर ने जैसे कि लुप्त होती कलाओं को बचाने के लिए एक साहित्यकार को भी बहुत से एफर्ट करने की ज़रूरत है कि उनको संकलित किया जाए, उन पर रिसर्च हो। जम्मू विश्वविद्यालय PhD भी करवाता है। आप नहीं समझते कि जो PhD के लिए सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें इन सब्जेक्ट को तरजीह देनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ इस तरह के जो रिसर्च टॉपिक हैं, हो सकता है दिए हों, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए
हमारा जो फोक लोर है, फोक लोर जो है, और हमारा जो फोक विरसा है, इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है जो रेगुलर डिपार्टमेंट हैं, जैसे डोगरी का डिपार्टमेंट है, या हिंदी का, या उर्दू का, या भाषाओं के, वो तो हैं, लेकिन फोक लोर के लिए एक अलग से पूरा का पूरा फुल फ्लेज डिपार्टमेंट होना चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड, और जिसमें आज की टेक्निक जो है उसके हिसाब से मतलब आज केवल पुस्तक पे दर्ज करने की बात नहीं है। हमारे पास जो, जैसे इन्होंने कहा, गीतड़ू, डांस, गीतड़ू के बोल तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसका डांस जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे लिखेंगे, और लिखेंगे भी तो कितना परफेक्टली आप लिखेंगे कि दूसरा जो पढ़ेगा वो समझ पाए और उसको फॉलो कर पाए, स्टेप्स को फॉलो कर पाए। इसलिए हमारे पास तब नहीं था ऐसा, हमारे पास कोई भी साधन आज है ना, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उसकी बाकायदगी से वीडियोग्राफी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। क्योंकि आज जैसे फुमनी डांस आज नहीं है, कहीं नहीं है, तो अगर उसे रिवाइव करना है तो कैसे करेंगे? उसके रिवाइव करने के लिए आपको उन लोगों से, जो कोई पुराना बचा, उसका जो ढोल ही बचता था, लेकिन ढोल का भी उसका रिदम अलग है। तो हमने इस तरह की कोशिशें की हैं, अपने कुछ कोशिशें ऐसी, उसको करो, ये करो, वो करो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी की है, लेकिन हमारे पास इतने ज़राए नहीं, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो अदारे हैं। इसके लिए ये सरकारी अनुदान के बिना, सरकार की हेल्प के बिना, या उन अदारों की हेल्प के बिना ये काम नहीं हो सकता है, कोई इंडिविजुअल कर नहीं सकता है। इसलिए उन अदारों को ये बात सोचनी चाहिए और ये काम होना चाहिए, चाहे विश्वविद्यालय करे, चाहे जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी करे, या कोई और डिपार्टमेंट करे, जो भी करे, संस्कृत विद्यालय मंत्रालय करे, कुछ कोई भी करे, लेकिन होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो कलाकारों को भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है, क्योंकि जब तक और उनको आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देंगे वो परफॉर्म नहीं करेंगे। और खास करके मैं समझता हूं कि उन कलाकारों को जिन्होंने इन ट्रेडिशंस को बचा के रखा है, पीढ़ी दर ये नहीं कि वो कहीं और हैं, और नए लोग जो हैं फैब्रिकेटेड हैं, वो है जी, हाँ जी, हम हैं नहीं, उनको भी दो, लेकिन पहले उनको पूछो जिन्होंने बचा के रखा है, हमारे तक उन्होंने पहुंचाया है। भक्ति हैं, वो नाटक करते हैं, कमाल करते हैं, उन्होंने अपने काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि खाना भी है ना, कुछ ना, क्या करेंगे, इससे नहीं मिल रहा है तो वो कहीं और रोजी रोटी का प्रबंध करेंगे। हर्न है, हमने देखा है, हमने खेला तो नहीं, लेकिन देखा है, खेला भी है, वो बंद हो गया है। इतनी पार्टी टोलुडू हैं, अब भी हैं, थोड़े बहुत हैं, क्योंकि उनको हमने वो शहरदार जो है वो अपना कोई उनका सज्जन मित्र आ जाए उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते, टोलुडू वाले के लिए कहाँ खोलेंगे वो अपने, तो लुप्त होती कलाएं हैं वो ना। इसलिए बातें हो रही हैं। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत गंभीर तरह की बातें हैं, सोचना है, और साहित्यकार को भी और दूसरे जो कलाकार हैं उनको भी इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि उनकी भी, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, यह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारी जो संस्कृति है उसको बचा के रखा जाए। और कैसे बचा सकते हैं? हम अपनी एफर्ट्स तो करें, दूसरे को दोष ना दें, अपनी एफर्ट्स तो करें जितनी भी हम कर सकते हैं, ये होना चाहिए। सर, आपने जो भी कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों तक वो बात पहुंची होगी, और साथ में जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्तर पर भी एफर्ट्स होने चाहिए। आप दोनों एक्सपर्ट स्टूडेंट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी, जिसका मुख्य मुद्दा था कि हम सबको अपना साहित्य बचाने के लिए या लोक कलाओं को बचाने के लिए साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।